कोरोना ने फैलना है। कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया है। पंजाब में 2 करोड़ से कम मरीज मौजूद नहीं। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। अगर हमने एहतियात ना की, एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान में कोरोना केसेस 1 लाख से तजावुज़ कर गए हैं। सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग हो चुकी है और केसेस के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान का दुनिया भर में 16वां नंबर है इस वक्त, जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हैं। और नए केसेस के एतबार से अगर देखा जाए तो फिर इसमें पाकिस्तान के आज यानी 24 घंटों के दौरान नए केसेस जो रिपोर्ट हुए कोरोना के, उस एतबार से पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। रूस के बाद सबसे ज़्यादा केसेस रूस में रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद पाकिस्तान में हुए 4728। और एक दिन में अगर अमवात के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान में 65 अमवात हुई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और एक्टिव केसेस के एतबार से पाकिस्तान का 6ठा नंबर है पूरी दुनिया में। 200 ममालिक में कोरोना वायरस गया है, लेकिन पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। तो ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। वायरस तेज़ी से फैल रहा है और कई मुल्क की नामवर सियासी शख्सियात भी कोरोना वबा में मुब्तला हो गई, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हो गए, तारिक फजल चौधरी ने भी कुछ देर पहले ट्वीट किया कि वो भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। और इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया और वज़ीर आज़म आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया, उन्होंने कौम से अपील की कि वो एहतियात करें और वो संजीदा लें कोरोना वबा को, इसे फ्लू मत समझें। और उन्होंने ये भी वार्न किया प्राइम मिनिस्टर ने आज के जुलाई के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के शुरू में पाकिस्तान में कोरोना वबा की पीक आएगी और क्या इस पीक से निपटने के लिए हमारी तैयारी है। और आज फिर उन्होंने लॉकडाउन की सख्ती से मुखालफत की कि लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। और नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है कोरोना वबा के फैलाव की, कहीं सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर तो नहीं निकल रही, और अगर ऐसा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और बात होगी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी कि कानून साजी इस हवाले से हुकूमत क्यों नहीं कर सकी, पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और दूसरी जानब नाजरीन, शुगर मामले को लेकर, शुगर पर जो सब्सिडी का मामला था, इसको लेकर आज तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा एक आ रहा है कि सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से इस्तीफ़ा लिया जाए, उन्हें हटाया जाए वज़ीर आला सिंध के ओहदे से। उन्होंने तो 4 अरब की सब्सिडी दी थी, 3 अरब की पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने भी दी थी, तो उनसे ये मुतालबा क्यों नहीं किया जाता, या फिर उनसे भी ये मुतालबा कल को किया जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है अनलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और अता तारड़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अनलीब अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। और कोरोना के मामले पर आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसे संजीदा लिया जाए, और उन्होंने ये जो बात की कि इसे संजीदा लोग नहीं ले रहे, क्या बात की थी उन्होंने, ज़रा सुन लें जी। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं जो कोरोना को फ्लू समझते रहे कल तक, और इसी के बारे में कहते रहे कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सर ये भी देख लें जी, कल तक कौन कहता रहा कि ये फ्लू है। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो अंदलीब अब्बास साहिबा, कल तक ये कंफ्यूजन तो खुद प्राइम मिनिस्टर फैलाते रहे, वो खुद कंफ्यूज थे। आज वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे, इसे फ्लू समझ रहे हैं, हालांकि ये बहुत संजीदा मसला है। और कल तक तो यही प्राइम मिनिस्टर इससे कहते थे ये फ्लू है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो खान साहब को साथ ये भी तो कहना चाहिए था आज के मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो कल तक इसे फ्लू समझते थे, लेकिन अब इसे फ्लू नहीं समझना बल्कि ज़्यादा संजीदा लेना है। तो कंफ्यूजन फैलाने में प्राइम मिनिस्टर का अपना किरदार भी तो था ना। समर, जरा संजीदगी से सुने, बिकॉज ये संजीदा मामला है, बिल्कुल संजीदा मामला, और बिल्कुल बीच में इंटरफेयर ना करना। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे डायलॉग में से भी आधी चीज उठा के अभी लगा दूं और मैं कहूं अपनी ट्विटर पे कि समर कह रहा है कि फ्लू की तरह है, आपने भी कहा ना फ्लू की तरह है, ये निकाल के लगा दूं, मैं सबको कहूं कि जी ये देखें ये कह रहा है फ्लू की तरह है, तो ये गलत बयान होगी। प्राइम मिनिस्टर की पूरी स्पीच आप लगाएं, उसमें उन्होंने कहा था कि
95% जो लोग हैं उनको तो ये इतना, चूंकि यंग लोग होते हैं, उनको फ्लू के सिम्टम्स होते हैं जिसमें बुखार होता है, खांसी होती है, जिस्म में दर्द होती है। हाँ, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं 3 to 5%, और वो कौन है बार बार वो बताते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको प्री कंडीशंस है, डायबिटीज है, उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। बार बार वो कहते हैं कि यंग लोग यहाँ क्या समझते हैं, यंग लोग ये समझते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप वापस घर जाओगे और आप अपने बुजुर्गों को लगाओगे तो फिर बुजुर्गों की जिंदगी आप खतरे में डालोगे। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है उनकी स्पीच का, नंबर 1। नंबर 2, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है हमारे पूरे मुल्क में, और ये बहुत से ममालिक में भी ये है, लेकिन हमने तो अपने मुल्क की बात करनी है, कि आप एहतियाती तदाबीर किसी किस्म की भी, आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, आपको पता है कि कितना मुश्किल है लोगों के लिए हेलमेट पहनना, और इसी तरह इसकी एसओपी जो है, जो कि ये है कि जी आप 6 फुट का फासला रखें, आप हाथ धोएं, आप मास्क पहने, वो नहीं करते। अब अगर आप वो नहीं करेंगे तो वबा तो है, 2 महीने तो हमने लॉकडाउन किया, लेकिन वबा तो नहीं गई ना। जब आप बाहर निकलेंगे वबा तो वही है और ये रहनी है। अच्छा, ये तो एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक जो होता है, जब तक के वैक्सीन नहीं, आप नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं, मैं नहीं बोलूंगा तो फिर ये आप ही कर ले। फिर मैं आपसे सवाल तो करूंगा ना, ये कोई खिताब तो नहीं है ना कौम से, मैंने आपसे सवाल तो करना है ना, काउंटर क्वेश्चन। अंजलि बाबा माजरत के साथ आपने बात की कि आधी बात हमने काट के निकाली, ये तो रिकॉर्ड पे मुझे मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर कहते रहे। और जो आप नौजवान आबादी की बात कर रही है, मैं आपको पिंडी के आदाद-ओ-शुमार आज के देता हूं कि 19 से 40 साल के तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो कि 19 से 40 साल की एज के दरमियान वो इन्फेक्ट हुए इस वायरस से। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी उम्र के लोग ही होंगे, ट्रेंड जो है वो इस तरह बता रहा है कि नौजवान लोग भी हो रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं, मेरा अभी रिवाइंड करें। कोई गलत बयानी नहीं है। मैंने कहा इन्फेक्ट सब होंगे, लेकिन जो यंग लोग होते हैं उनको ये नहीं कहा कि ये फ्लू है, ये एक आम सा फ्लू है, आप पैनाडोल खाएंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने। यास्मीन राशिद ने कहा पैनाडोल खाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कि ये फ्लू है। अच्छा, आप पहले बोलने, अगर आपने मुझे बोलने नहीं देना तो फिर आप मेरा आपसे सवाल है ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने कल तक नहीं कहा कि ये फ्लू है, वो खुद नहीं कहते रहे, इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल, यही मैंने अभी आपको बयान किया कि जो यंग लोग हैं या वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं मोस्टली किसी को कॉम्प्लिकेशन पहले है, कोई बेचारे जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शुरू में ही डायबिटीज है या कुछ है, वो और मसला है। यंग लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या उनको फ्लू की तरह होता है, और वो वाकई पेनाडोल खा के 4-5 दिन 6-8 दिन में उनके सिम्टम्स नीचे होते हैं, लेकिन वो उनको 3 हफ्ते क्वारंटीन करना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बात की कि जी अब ये मसला कहाँ जाए। ये मसला, ये हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे हॉस्पिटल्स, जिन पे आप भी जानते हैं आपने कितने प्रोग्राम किए हैं, 72 सालों में इन हॉस्पिटल्स में क्या इन्वेस्टमेंट हुई है कि जब हमें ये मिला 1500 सिर्फ वेंटिलेटर थे 70 सालों में, पिछले 30 सालों में उनमें से 50% नॉन फंक्शनल थे। आज वेंटिलेटर 6000 हैं, लेकिन उस पे भी ये प्रेशर है। अगर 4000 वेंटिलेटर 2 साल में ऐड हुए हैं और 1500 3 साल में थे, अभी भी उन पे प्रेशर है। अभी भी हमने इसके ऊपर इस प्रेशर को ईज ऑफ करने के लिए हमने कोशिश करनी है कि एहतियात करें, और हम कोशिश करें कि ये जल्दी ना फैले, क्योंकि फिर हॉस्पिटल्स पे प्रेशर डलता है। ठीक है, अब तो मामला सिर्फ यही है कि अभी भी आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान की, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आधी पॉपुलेशन पाकिस्तान की आज भी समझती है अनफॉर्चुनेटली कि ये मसला ही नहीं है, ये कोरोना वबा कोई इशू है ही नहीं है, जबकि ये इशू एग्जिस्ट करता है। चौधरी मंजूर साहब, फिर कौन जिम्मेदार, आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है? मैंने तो पहले सुनवाए शॉर्ट्स के प्राइम मिनिस्टर पहले से फ्लू कहते रहे, आज वो कह रहे हैं कि अवाम समझे इस मामले को कि ये फ्लू नहीं है, ये बड़ा संजीदा मसला है। अंजलि बाबा साहब उससे एग्री नहीं करी, वो करी कि प्राइम मिनिस्टर पे ना डाले मामला। आप किसे समझते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अवाम आज नहीं मान रहे, अगर इसे सीरियस नहीं ले रहे, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरा ख्याल है उन्होंने तो यही पॉलिसी अल्टीमेटली कहना था कि लोग जिम्मेदार हैं और वहां पे आ गए हैं। इनकी पॉलिसी ये थी, अब अगर मैं उसको उस तरह से बयान करूं कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, फिर ना कहना।
इन्हों की पॉलिसी सी। आप पहले ये देखें कि इन्होंने कहा कि ये गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा, गर्मी में मर जाएगा। हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमें कुछ नहीं होगा, यंग एज है। ये सारी इमरान खान की स्पीचेस का हिस्सा। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पे चूंकि यंग आबादी ज्यादा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा हमारा। और पहले ये कहते रहे वो हादसात से मरते हैं, पहले ये कहते रहे, बाकायदा जो एड दी थी वो ये थी कि ये मोहलिक है लेकिन जानलेवा नहीं है। ये पहले इट्स ऑन रिकॉर्ड, जानलेवा नहीं है। तो अब फिर कहा कि बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये मसला ही नहीं है, दुनिया खामखा घबराई हुई है। अब ये आकर थोड़ा सा मैंने इनसे पूछना था कि खान साहब, आप यही चाहते थे जो कुछ हो गया इस मुल्क के अंदर? लॉकडाउन आपने नहीं होने दिया, सारे लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चूंकि इमरान खान कहता है तो वो तो बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर क्या 2000 लोग मर गए, 2000 से ज्यादा लोग मर गए, लाख से ज्यादा आपके रिपोर्टेड केसेस हैं, लेकिन डॉक्टर्स की तंजीमें कुछ और कह रही हैं, वो कुछ और कह रही हैं। और जैसे मेरे जैसा कसूर जैसा शहर है जिसमें डेथ्स हो रही है, लेकिन वो कोविड में नहीं आती। लेकिन एक गुजारिश, सिर्फ एक गुजारिश, समर एक गुजारिश जी। अब मैं खान साहब को क्या इस पे मुबारकबाद दूं कि आप जो कहते थे वो सारा कुछ गलत साबित हुआ और आकर कहां पे हो गया। यहां पे सिर्फ इतना कहना है कि आप पूछना था कि अगर आप इजाजत दें तो ये कौम थोड़ी सी घबरा ले, जिस किस्म की सूरत हाल पैदा होगी इस मुल्क के अंदर, और आप अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आपने लोगों को मलून करना शुरू कर दिया कि लोग जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदारी उठाइए। आप कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, आप ना इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। पिछले साल हमने वो लोकल्स का कहा था, टिड्डी दल का, आपने क्या किया? आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप कोई किसी आज पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या आप जिम्मेदार नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? आप कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क की मुईशत तबाह होगी, आप कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आपने दुरुस्त निशानदेही की। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो है जब हम मवाजना करते हैं, बार बार हम ये सुनते रहे पहले दिन से, पाकिस्तान को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा या पाकिस्तान पे इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा। आज जब हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं नाजरीन, तो हम अमेरिका, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है कोरोना वबा की वजह से, उसके साथ अगर हम मवाजना करें तो अमेरिका में जब 1,05,527 केसेस हुए थे तो वहां पर अमवात 2,113 थी। और आज पाकिस्तान में जब 1,05,118 मरीज हो चुके हैं कोरोना के, तो यहां पे भी अमवात बहुत मामूली फर्क है, 2,096 अमवात जहां पे हो चुकी है। तकरीबन 17 के करीब अमवात का डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पे गवर्नमेंट को सीरियसली देखना होगा कि ये इतना आसान मामला नहीं है, या फिर जो भी लोग बैठे हैं पॉलिसी बनाने के हवाले से कि इतना इजी मामला नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बेहतर जा रहा है हमारे मुल्क में ट्रेंड, तो ट्रेंड को इतना अच्छा नहीं, इतना हौसला अफजा नहीं है। आज भी जिस तरह से मैंने बताया कि अगर आप अमवात का देख लें तो अमवात के एतबार से 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर आ रहा है, और जो नए केसेस रिपोर्ट हुए उस एतबार से आज हम रशिया के बाद दूसरे नंबर पर हैं। तो सिचुएशन तो बड़ी अलार्मिंग है, इससे हमें अंडरस्टैंड करना होगा। तो तारिर साहब, सिचुएशन को जब आप गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर को बार बार ब्लेम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी अच्छी नहीं थी, जो भी है, वट एवर यू से, आपकी पार्टी के अंदर से भी जो सिग्नल्स आए वो भी इतने हौसला अफजा नहीं थे। आप अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, आपकी तरफ से भी शाहिद हकान अब्बासी साहब, जो कि आज खुद वो कोरोना का शिकार हो गए हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, आप खुद भी कोरोना का शिकार हुए हैं। जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की बात हुई थी, पिछले इजलास की मैं बात कर रहा हूं, तो वो गारंटीज देते फिर रहे थे कि मैं गारंटी देता हूं कि कोरोना नहीं होगा। वो क्या कह रहे थे उस वक्त, जरा ये भी सुन लें आप। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत 6-6 फुट के फासले पर बैठे, मास्क पहने, बड़े आराम से इजलास होगा। किसी को कोरोना हो गया तो मैं जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हूं। तारिर साहब, जिम्मेदारी किसी और की क्या उठानी? आज खुद शाहिद हकान अब्बासी साहब इसमें मुब्तला हो गए, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। आप ही की पार्टी से तारिक फजल चौधरी साहब मुब्तला हो गए हैं, शेख रशीद साहब वजीर रेलवे वो इसमें मुब्तला हो गए हैं। एहतियात तो इंसान करता है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तो आप नहीं उठा सकते। ये उठाई जा सकती है। असल में जो नई साजिश तैयार हुई है, शहबाज शरीफ साहब की जिंदगी को जो खतरा लाहक है, और जिन हालात में नैब का नोटिस सर्व हुआ और 400 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, उनके घर पे धावा बोला गया इमरान न्याजी साहब के हुक्म पर, और जो हाई कोर्ट के अंदर हालात थे जब हम बेल लेने गए, तो ये उस दौरान शाहिद हकान अब्बासी साहब को वहां से गालिबन ये हुआ है। तो वो हालात किसने पैदा किए थे? बहुत खराब
आपकी पार्टी के कारकुनान थे सर वहां पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं असमर साहब। हमें जिस तरीके से नोटिस दिया गया, हमने कहा हम वीडियो लिंक पे अवेलेबल हैं, हम कोरोना के हालात में बाहर नहीं निकल सकते। ये वीडियो लिंक का एड्रेस है, जिस स्काइप एड्रेस पे आप मेरे से मुखातिब हैं, यही स्काइप एड्रेस लेटर में लिखा गया था और कहा गया था हमें मत बुलाइए, हम पहले पेशियां भुगत चुके हैं। मगर इमरान नियाज़ी साहब की राह की तस्कीन किस तरह होती, इतने लोगों को खतरे में डाला, बाशमूल पुलिस वालों के। मैं थोड़ा सा जरा कमेंट करना चाहता हूँ। जी, शो जिस तरह शुरू हुआ तो बेसिकली ये जिस मुल्क में वजीर आजम ये कहे कि जापान और जर्मनी का बॉर्डर इकट्ठा हो सकता है, दरख्त रात को ऑक्सीजन दे सकते हैं, गोलान हाइट्स जो हैं वो सीरिया की बजाय फलस्तीन में हो सकती हैं, तो वहां पे तो ये मामूल की बात है जो वो टीवी पे कह रहे हैं। इस वक्त मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, मैं तकरीबन दिन में 25-30 पेशेंट जिनको कोई अस्पताल में जगह नहीं मिलती, हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा दिया जाए। अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है और इनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है। हम डे 1 से इनसे ताउन करने को तैयार थे, मगर प्रॉब्लम यह है कि इसको फ्लू कहा गया कि ये गर्मी में मर जाएगा, कहा गया कि जी कुछ नहीं होता, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये जानलेवा नहीं है। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि मिसकैलकुलेशन तो हो सकती है, इसको आप ये तो नहीं कह सकते जानबूझ कर ये किया गया इस तरह। नहीं, आप देखें ना, या तो फिर कोई लूनेटिक बैठा है इस कुर्सी पे, लेट्स एडमिट इट, आज हम ये तस्लीम कर लें, आज की तकरीर निकालें। आज क्या कहा उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन करने से कोरोना खत्म नहीं होता, बिल्कुल कोट अनकोट। अब साइंटिफिक फिगर्स क्या कह रहे हैं? फिगर ये कह रहे हैं कि 92% केसेस लोकली ट्रांसमिटेड हैं। लोकली ट्रांसमिटेड का क्या मतलब है? लोकली ट्रांसमिटेड का ये मतलब है कि मेरे आपके बाहर जाने से जब हमारा इंटरेक्शन आपस में हुआ है, एक बंदे से वो दूसरे बंदे को लोकली ट्रांसफर हुआ है। लेकिन सर आप बिल्कुल बंद भी तो नहीं कर सकते ना, ये भी तो हकीकत है, इसका भी तो इदराक आपको होना चाहिए ना। जो प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न था कि लोग भूख से मर जाएंगे, लोगों को खुराक पहुंचानी है, कारोबार खोलना है। चाइना से जो स्टूडेंट्स नहीं वापस लाए गए उसका क्रेडिट किसने लिया? हुकूमत ने लिया, ठीक है जी, ये पॉइंट एस्टैब्लिश्ड है। उसके बाद जो आपके लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे आए या जो ताफ्तान से आए, उनकी स्क्रीनिंग इस तरह से की गई कि उनका थर्मोमीटर से, थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करके कहा गया कि इनकी स्क्रीनिंग हो गई, उनको खुला छोड़ दिया गया। क्वारंटाइन का और टेस्ट करने का कॉन्सेप्ट बाद में आया। एक तो हुकूमत की ये बहुत बड़ी कोताही है, ये बार बार मैं याद कराऊंगा क्योंकि ये कोताही है, इसके बायस लोगों की जानें गई हैं। देखिए ना, हमारे इर्द गिर्द इतने लोग मर रहे हैं, मैं आपको 10 लोग मेरे जानने वाले मैं गिना सकता हूं जो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इसलिए मैं बहुत जज्बाती हूं आज, मगर सुन लें, आपने ये परवाह ना की, आपकी मुजरिमाना गफलत हुई। ये लोग यहां आए, लोकली ट्रांसमिटेड केसेस 92% पे पहुंचे बिकॉज आप अभी तक एक अवेयरनेस कैंपेन मुझे आप समर साहब बता दें, एक अवेयरनेस कैंपेन मुझे बता दें कि आपके चैनल पे हुकूमत की तरफ से हर 10 मिनट बाद कोई ऐड चला हो। मास्क के हवाले से इन्होंने यूनियन काउंसिल लेवल पे कोई रिस्पांसिबिलिटी तो है ना। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि रिस्पांसिबिलिटी इस लिहाज से गवर्नमेंट पे जरूर आती है कि अवेयरनेस आवाम में आनी चाहिए थी। आज जो मैं बात पहले से कर रहा था कि आधी आबादी हमारी समझती नहीं कोरोना को मसला, तो जाहिर है ये रिस्पांसिबिलिटी तो आती है कि आवाम को, आवाम के अंदर अवेयरनेस फैलानी के वाकई में ये मसला एग्जिस्ट करता है। कंफ्यूजन किसने क्रिएट की? हर खिताब के बाद यकीन माने आज का खिताब भी कंफ्यूजिंग था। यानी जिस तरह आज अंदलीब बीबी ने उसकी वजाहत की है, या तो ये पॉलिसी हुकूमत बना ले कि जब वजीर आजम का बयान हो उसके बाद हुकूमती एक कोई वजीर आए या हुकूमती कोई नुमाइंदा आए और वो आके उसका वजाहती बयान जारी किया करे कि वजीर आजम की आज के बयान से या आज के खिताब से उनकी मुराद क्या थी, वो क्या कन्वे करना चाह रहे थे। वरना देखें, आपने रिंगटोन चलाई है पीटीए की फोन के ऊपर, आपने क्या चलाया कि ये जानलेवा नहीं है। एक हफ्ता फोन पे लोगों को बताते रहे ये जानलेवा नहीं है, जो जवान लोगों की अमवात हुई है उनके घर जाके बताएं कि ये जानलेवा नहीं है। तो ये हुकूमत ने बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कंफ्यूजन स्टेम करती है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ा वाज़ेह कर दिया, उन्होंने बताया, खदशा जाहिर किया है कि जो पीक है इसकी वो आनी है जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में। उन्होंने जो खतरात का आज इजहार किया, वो खदशात क्या है, जरा ये सुन लें जी। पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। अगर हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। और उन्होंने साथ ही लॉकडाउन की भरपूर मुखालफत भी की आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर से। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं। उन्होंने क्या एग्जैक्टली बात की, जरा ये भी सुनिए। लॉकडाउन की वजह से मेहनत कश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो
जो दिहाड़ीदार है, सबको पता है कि एक बड़ा मुश्किल वक्त से लोग गुजरे। बेरोजगारी की इंतहा है। अब सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया क्योंकि अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंदलीब अब्बास साहिबा, लॉकडाउन तो करना नहीं, बड़ी क्लियर पॉलिसी है, पीक आगे आने वाली है, तो हिकमत अमली क्या है, कैसे बचाना है? कहीं हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ तो नहीं जा रहे? सबर आधा घंटा आपने उनको दिया है तो मैं भी टाइम लूंगी। तो सबसे पहली बात तो जो चौधरी साहब ने की, तो चौधरी साहब को तो माशाल्लाह हुकूमत में सिंध के, इन्होंने सबसे और आके क्या जी हमने सबसे अच्छा लॉकडाउन किया, हमने सबसे अच्छी पॉलिसियां बनाई, बड़ा अच्छा किया। मैं तो इनको कमेंट करती हूँ अगर इन्होंने किया है, और इनका हक था, ये करते रहते। लेकिन जो फिगर्स बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जो सबसे मतलब 36% पॉपुलेशन है वहां और 38,000 केस है, मतलब पर पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट केस, लॉकडाउन भी, अपनी हुकूमत भी, वाह वाह। तो अब ये हाल है, तो पहले तो ये एक्सप्लेन करें कि इनके अंदर क्या कंफ्यूजन था। और अभी इनके जो मुर्तजा वहाब है और बाकी भी कर दूं? मैं बीच में नहीं बोली। और मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि जी मसला ये है कि जी अवाम जो है वो SOPs फॉलो नहीं करी। वो भी वही बात कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि जी आपका रेशियो सबसे हाई क्यों है, सारे प्रोविंसेस में आपका रेशियो सबसे हाई है ऑफ इन्फेक्शन, आपके 38,000 केस हैं, आपकी पॉपुलेशन देखे, आगे से वो कहते हैं टेस्टिंग भी देखना, टेस्टिंग में फर्क है ना। 4 करोड़ की आबादी में, मैं गुज़िश्ता 24 घंटों के टेस्ट अगर आपके सामने रखूं तो 4 करोड़ की आबादी में 8,000 टेस्ट हुए हैं, 14 करोड़ की आबादी में 7,000 टेस्ट हुए हैं, फर्क है ना। समर प्रूव हो गया, अब तो ये सारे फिगर्स प्रूव हो गए हैं। तो फिर जब इन्होंने सबसे अच्छा लॉकडाउन किया, सब कुछ किया, तो मेरी बात इनसे मैं पूछ रही हूँ कि मुर्तजा वहाब साहब क्यों बैठ के कह रहे हैं कि जी लोग नहीं मानते, हमने मार्केटें, फिर हमने कहना पड़ा उनको, लोग फॉलो नहीं करे। वो भी वही बात कर रहे हैं। नंबर 1 इनकी आपस में रब्त नहीं है, आपस में बड़ा कंफ्यूजन है। तो वहां से भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब प्राइम मिनिस्टर पर डालेंगे, प्राइम मिनिस्टर की कंफ्यूज मैसेजिंग की वजह से लोग आज नहीं मान रहे, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो वो ये आपस में मंजूर साहब और मुर्तजा वहाब भी कंफ्यूज्ड है, और मुर्तजा वहाब और मुराद अली शाह भी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ये आपस में भी कंफ्यूज्ड है। इनके आपस में रब्त नहीं, बाकी तो छोड़ें। अच्छा, नंबर 2 जो अता साहब कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं बिल्कुल, हम सारे कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी सारी दुनिया में इसका अमीर ममालिक में भी उनका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपको भी पता है, अमेरिका में हुआ, यूके में हुआ। मैं इनसे पूछती हूँ कि आपने 30 साल में 1500 वेंटिलेटर रखा, और आपके जो हुक्मरान हैं और आपके जो साथी हैं, वो जब छींक भी मारते थे तो वो खुद कहते थे कि हमने पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना क्योंकि हमने हेल्थ सिस्टम यहाँ नहीं रखा, वो बाहर जाके इलाज कराते थे। तो ये इस मुल्क के हेल्थ सिस्टम के साथ 183वें नंबर पे छोड़ के खुद अभी भी बाहर इलाज कराने गए हुए हैं, खुद अभी भी असेंबली में नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि जी मैं पेशेंट हूं, मेरा इलाज बंद होता है, मैं यहाँ नहीं आ सकता। मुझे बताएं कि जो खुद मानते हैं कि हमने हेल्थ सिस्टम 4 दफा आके 7 दफा प्रोविंस में आके हेल्थ सिस्टम को बेड़ा कर कितना किया कि हम और हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, तो इस कौम को आपने इस वबा में छोड़ के 1500 वेंटिलेटर छोड़ के, जिसमें से 50% ऑपरेटिव थे, ये छोड़ के आप गए, किस मुंह से आप बात करें? चलिए, वेंटिलेटर तो आखिरी मामला है वहाँ, तो जिसके बारे में डॉक्टर्स भी बताते हैं कि 10% लोग जो हैं वो उससे भी कम, बल्कि आदाद शुमार बताए जाते हैं कि वो वापस आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आते वापस। मैं साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट की भी आज बड़ी समाअत थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैं वो भी ज़रा अहवाल वहाँ का भी आपके सामने रख दूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी आम समाअत हुई कोरोना अस्कुद नोटिस केस की, जहाँ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हम भी कोरोना वायरस की हिद्दत को महसूस कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने ताहाल कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं की, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के तमाम इदारे काम कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट क्यों नहीं, ये कानून साजी से मुतल्लिक़ उन्होंने बात की। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा, और
जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है इस सारे मामले में। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चौधरी मंजूर साहब से पूछेंगे कि कल पीपल्स पार्टी और अपोजिशन ने पंजाब के अंदर एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पंजाब के 6 बड़े शहरों में सख्त लॉकडाउन का मुतालबा किया। क्या अब इस मरहले पे लॉकडाउन करने का कोई फायदा है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, कल पंजाब में अपोजिशन की एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह मुतालबा सामने आया कि पंजाब के 6 बड़े शहरों में सख्त लॉकडाउन किया जाए। चौधरी मंजूर साहब, अब इस मरहले पे आके लॉकडाउन कैसे मुमकिन होगा या फिर इसका कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि एक तो प्राइम मिनिस्टर ने आज कह भी दिया कि लॉकडाउन का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लॉकडाउन तो हम नहीं करने जा रहे। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है। मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि ये कल डिस्कशन हुई लेकिन हमारे इलामिये में नहीं ये बात आई, चूंकि जो एपी सेंटर्स हैं वो क्या हैं, वो लाहौर है, वो फैसलाबाद है, वो पिंडी है, वो गुजरात है, वो मुल्तान है। ये एपी सेंटर्स, अभी कल खौफनाक बात सामने आई है जो पीएमए ने दी है। उसने कहा कि कोई लाहौर के अंदर 35 लाख से ज्यादा इस वक्त पॉजिटिव केसेस हैं, पंजाब में ओवरऑल 2 करोड़। जरा मैं अभी अंदलीब अब्बास साहबा ने कुछ पॉइंट्स उठाए थे, मैं उसकी तरफ आऊं। आज तक केपीके ने जो सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं वो 2216 हैं, पंजाब ने 6925 और सिंध ने 7547। कल हमने ये भी उठाया कि जो 60% आबादी है उसमें टेस्टों की रेशो क्या है, 30% आप टेस्ट कर रहे हैं जो टोटल टेस्ट है, जबकि टोटल टेस्टों का 60% पंजाब में होना चाहिए था। आपने किया नहीं है। जहां तक लॉकडाउन की बात थी तो मोहतरमा, हमने जो लॉकडाउन किया था उसको सैबोटाज किसने किया है? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने। उसने कहा कोई लॉकडाउन नहीं होगा, ये अशराफिया ने कर दिया। दूसरी, जब हम बात करते थे हमने सारी सियासी पार्टियों को बुलाया, पीटीआई ने जाकर वो तोड़ दिया जो कंसेंसस बना था। फिर ताजरों को बुलाया, पीटीआई ने उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंसेंसस तोड़ दिया। ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया, उनसे कंसेंसस किया, पीटीआई ने जाकर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तोड़ दिया। उलमा को बुलाया, कंसेंसस किया, आपने प्रेसिडेंसी में बुलाकर वो तोड़ दिया। हमने तो किसी जगह पे खड़े होकर, हम भी अपोजिशन में बैठे हैं, हम एक जिम्मेदार अपोजिशन की तरह अभी तक बिहेव कर रहे हैं, किसी जगह पे ये हरकत नहीं की हमने। दूसरी गुजारिश मुझे ये बताएं, ये बार बार कभी पंजाब में कितने वेंटिलेटर्स छोड़े? मुझे एक सवाल है मेरा, क्या अमेरिका, बरतानिया या बाकी जगह पे इलाज करवाने लोग इसलिए जाते हैं ना कि वहां पे बेहतर इलाज है? मुझे बताएं, पिछले 7 साल में इनकी हुकूमत थी तो केपीके में कोई एक बंदा इलाज कराने गया हो? गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्रॉस करके आके बाकी जगहों पे जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, कश्मीर का, पंजाब का, बलूचिस्तान का, सिंध का कोई बंदा केपीके इलाज कराने जाता हो? हाँ, सिंध ने बर्बाद कर दिया सब कुछ, लेकिन बलूचिस्तान सारा इलाज सिंध कराने आए। सिंध ने बर्बाद कर दिया लेकिन पंजाब सारा इलाज कराने, और खासकर साउथ पंजाब वहां पे जाए। कश्मीर सारा इलाज कराने सिंध में और कराची में जाए। गिलगित बल्तिस्तान वहां पे जाए, और सबसे ज्यादा जो इलाज कराने जाते हैं वो केपीके के लोग हैं। और अगर केपीके में इतना ही इन्होंने 5 सालों में इनकलाब बर्पा कर दिया तो वहां पे लोग इलाज क्यों नहीं करवाते? वहां से निकलकर जहां पे बर्बाद हो गया सारा सिस्टम, वहां पे इलाज करवाने क्यों जाते हैं? दूसरी बात, हमने इनसे बार बार एक बात कही है कि देखें, इस वक्त एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है। आप ना बुलाएं किसी को, कोई जरूरत नहीं है, कोई शक्ल देखने के मुतकाजी नहीं है आप लोगों की, लेकिन इतना तो कह लीजिए कि इस वक्त जब क्राइसिस आते हैं, जब मुल्कों के अंदर, कौमों के ऊपर क्राइसिस आते हैं, यही हरकत वो ट्रंप कर रहा है उधर। नतीजा देख लें, जो ये कर रहे हैं वही हरकत वो कर रहा था, अपोजिशन को गालियां दे रहा था, सबको कर रहा था। नतीजा देख लें। और सर, आप भी तो प्राइम मिनिस्टर पे आप भी तो इल्जाम लगा रहे हैं, पैदा हो सकता है, आप भी तो इल्जाम लगा रहे हैं कि जबरदस्ती कोरोना फैलाया गया है। जबरदस्ती कैसे फैलाया गया? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम लगाया कि जबरदस्ती फैलाया गया। जबरदस्ती कैसे? ऐसे तफ्तान पे किसने करना था? आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ब्लेम देते हैं, आपका काम था। उससे पहले एयरपोर्ट्स आपका काम था, उस पर तबलीगी इज्तिमा आपका काम था। उसके बाद ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लैब से एक अलग बात होती है, जबरदस्ती और मामला होता है कि जबरदस्ती आपने फैलाया किसी मामले को, ये और मामला है। लैब से एक और चीज है। जबरदस्ती यही है कि आप अभी भी जाने दें लोगों को। आपको दुनिया, पाकिस्तान जैसा एक मुल्क है, वेटना,
उसमें 300 केसेस आए हैं, 10 करोड़ की आबादी है, हमारे जैसे हालात हैं। उन्होंने रोक लिया ना, 1450 किलोमीटर सरहद चीन के साथ मिलती है, लेकिन उन्होंने रोक लिया, उस हदीस पे अमल किया नबी पाक की कि आप वहां से निकले नहीं और आने नहीं देना किसी को, और इन्होंने उस हदीस पे अमल नहीं किया बल्कि उसके बरखिलाफ अमल किया। नतीजा आज आपके सामने है। अब जो मुल्क से बाहर लोग बैठे वो भी अपने पाकिस्तानी है, उन्हें लेके तो आना था, ज़ाहिर है वहां पे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, मुश्किलात में, उन्हें लेके आना था पाकिस्तान के अंदर। नहीं, पहला 1 महीना अगर ये समर लॉकडाउन होने देते और उस पे अमल दरामद करने देते, फिर जिनको लेकर आते उनको क्वारंटीन करने देते, ठीक है, ये हम इस हालात से दो चार ना होते। ठीक है। अता तारिर साहब, अब जो PMLN की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब शहबाज शरीफ साहब, उनकी कल फिर नैब में पेशी, आपने उनका जिक्र भी किया था पिछले सेगमेंट में भी। पिछले हफ्ते जब उन्हें बुलाया गया नैब की तरफ से तो वो इसलिए नहीं गए, बज़ाहिर ये बताया गया कि नैब में कोरोना फैल सकता है, वहाँ उनके मुलाजमीन में कोरोना है, मैं नहीं जाऊँगा। अब कल के हवाले से जो पॉलिसी सामने आई है वो यही पता लगा है कि कल शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं। अब वही नैब है, वही वहाँ के नैब के मुलाजमीन हैं, कोई नया नैब तो आया नहीं है। पिछले हफ्ते इसलिए नहीं जाना था कि उन्हें खदशा था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इस हफ्ते इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें ज़मानत मिल चुकी है, यानी ख़तरा उन्हें नैब में कोरोना से नहीं था बल्कि ख़तरा उन्हें गिरफ्तारी से था। नहीं सर साहब, एक तो मैं इस पे अभी 1 सेकंड में आता हूँ। मैं सिर्फ जो हेल्थ केयर सिस्टम की उन्होंने बात की दलीप साहिबा ने, मैं क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड ये कर दूं कि आप एक दिन शो रख लें 7 साल की KPK की कारकर्दगी और हमारी 10 साल की पंजाब की कारकर्दगी। सही। नए अस्पताल 50 अगर मैंने ना गिनाए तो मैं अपने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दूंगा। ये मुझे KPK के 4 नए अस्पताल बता दें, नंबर 1। नंबर 2, वेंटिलेटर्स बहुत बाद की बात है, सबसे ज्यादा अभी भी पंजाब के अंदर हैं, मगर जो 80% अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में टेस्ट हो रहे हैं, तमाम लैब मियां शहबाज शरीफ की बनाई हुई हैं। तो ये बाहर इलाज और लैपटॉप और ये जो फलाना है, ये रेटरिक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो काम है वो नजर आ रहा है। PKLI सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर है, सिफारिशें आ रही हैं लोगों की कि हमें PKLI में दाखिल करवाया जाए, तो ये बातें इधर मुनासिब नहीं है। झूठ होता है, सच सच होता है। देखिए, हमारे खदशात शहबाज शरीफ साहब की पेशी के हवाले से अब भी मौजूद हैं। 69 ईयर्स ऑफ एज है, कैंसर सर्वाइवर है, हेमिक्लेप्टमी हुई भी है, उनका ब्लड काटा गया था ऑपरेशन के दौरान। उसके बाद नैब में तकरीबन 10 से 12 अफराद में कोविड पॉजिटिव वो आया। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की ऑफर तब भी की थी। अब मामला ये है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसकी कंप्लायंस करनी है। उसमें ये दर्ज है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके पास हम पेश होंगे। मगर जो आपने गिरफ्तारी की बात की, 133 दिन शहबाज शरीफ साहब नैब की कैद में रहे, और ये असासों की इन्वेस्टिगेशन जिसमें गिरफ्तारी का इन्होंने कोशिश की, वो इंक्वायरी अक्टूबर 2018 में शुरू हो गई थी, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले। और वो तब शहबाज शरीफ साहब 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार हुए। दौरान हिरासत सवालों जवाब किए गए। जो जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए हियरिंग्स थी, उनमें नैब की तरफ से असासों वाला केस बहस के तौर पे किया गया जज साहब के सामने। लेकिन सर मामला यह है कि ये बात अभी चूंकि कोरोना की हो रही है, तो कल भी शहबाज शरीफ साहब जब पेश हो रहे हैं तो इतलात तो यही आ रही है, खबरें यही आ रही है कि आपने कारकुनान को बुला रखा है, कॉल दे रखी, कारकुनान वहां पे निकले बाहर उनकी सपोर्ट के लिए, वहां पे आए कल यकजहती के लिए। कारकुनान ही निकले थे पिछले हफ्ते, शायद हकान अब्बासी साहब वहां से कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट करके आगे। देखिए, एक तो हाईकोर्ट की भी कोई कॉल नहीं थी, कल की भी पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं दी गई। और देखिए, वर्कर्स की जिंदगी भी इंतहाई अहम है, और हमारे बल्कि ज्यादा अहम है। हमारे वो लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, हम कतई नहीं चाहते कि किसी की कॉल देने या ना देने के, आपको तो मना करना चाहिए कारकुनान को कि कल ना निकले। बिल्कुल, मैं आपके शो के तवज्जुह से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये पब्लिक फोरम है, मैं ऑन एयर लाइव ऑन एयर कह रहा हूँ। नहीं, ऑफिशियली उनको मना कर देते, वो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ऑफिशियल कॉल कोई नहीं गई। अब पता लग रहा है कि कुछ इतलात हैं, तो इसको हम ऑफिशियली बिल्कुल कर देते हैं। मगर कहने का मकसद ये है कि इमरान न्याजी साहब और ये जो नैब न्याजी गठजोड़ है, एक तरफ जहांगीर खान तरीन का मैं एक मुतालबा करना चाहता हूँ, और ये मैं पब्लिकली कल करूंगा दोबारा, कि एयरपोर्ट की फुटेज रिलीज की जाए कि किस प्राइवेट और चार्टर्ड जेट पे। इस मामले पे अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे, और साहब का मौक़िफ़ आ गया सामने, वो कह रहे हैं मेरा साल में 2 दफा इलाज होता है, मैं उस सिलसिले में आया हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने गाड़ी से उतरना नहीं है, कारकुनान कल वहां पे इतने आ जाएंगे, अगर उनको ना लगा तो आपस में एक दूसरे को लगा लेंगे कोरोना। इस मामले पे पार्टी को एहतियात करनी चाहिए। तो बिल्कुल करेंगे, मगर इमरान खान साहब की कोशिश है कि शहबाज शरीफ साहब की जान को खतरा लाहक हो, और ये सारा जो है, मुझे नहीं लगता किसी की कोई जान लेना चाहेगा इस मामले पे। मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूं, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन किसी की जान लेना कोई नहीं चाहेगा मेरे ख्याल से। बहुत महारत
अंदली बात साहब ऐसा ही है इस पे आपका मौक़िफ़ ही जरा आ जाए बेहतर है। दूसरा जो टेस्टिंग की आपने बात की थी, पंजाब के अंदर पहले भी एक रिपोर्ट आ चुकी है, आप भी देख चुकी हैं, सारी दुनिया देख चुकी है कि 6,70,000 केसेस के हवाले से खदशा जाहिर किया गया था, सस्पेक्टेड केसेस हो सकते हैं, जो सर्वे सामने आया था। अब कल भी PMA के नुमाइंदगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओहदेदारान ने, वो क्या खदशा जाहिर कर रहे थे, जरा यह सुन लें आप। 35 लाख से ज्यादा मरीज लाहौर में मौजूद हैं। पंजाब में 2 करोड़ से कम मरीज मौजूद नहीं। जी अंदली बात साहब, टेस्टिंग होगी तो आपके SOPs पे भी अमल दरामद भी होगा, स्मार्ट लॉकडाउन भी मौसर होगा। टेस्टिंग कम है पंजाब के अंदर, ये हकीकत है। देखिए मैं 2 चीजें कहूंगी, क्योंकि ये अब इन्होंने कह दिया, रिकॉर्ड भी हो गया। चौधरी मंसूर साहब ने कहा कि जी बिल्कुल वहां से नहीं आने देना चाहिए था बाहर से ट्रैवलर्स को। तो ये मैं पिछली दफा ये बिल्कुल इन्होंने कहा कि जी शुरू में उनको नहीं आने देना चाहिए था। ये पिछली दफा मैंने खड़े होके नेशनल असेंबली में रिकॉर्ड पे मैंने कहा कि जी ये राजा परवेज अशरफ साहब खड़े हुए थे, ख्वाजा आसिफ खड़े हुए थे, दोनों बैठे हुए थे। मैंने कहा इन्होंने कहा खड़े होके पूरी असेंबली में कि जी वुहान से हमारे स्टूडेंट्स फौरन वापस बुलाएं, अमेरिका ने वापस बुलाए, ईरान ने वापस बुलाए। इतना तूफान मचा, हमने कहा नहीं बुलाने। आज अगर ये हुकूमत में होते, अभी तो हम आज पहुंचे हैं, नहीं ये पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती तो हम 2 महीने पहले लाख केसेस पे होते। ख्वाजा आसिफ साहब, वायरस लॉकडाउन आपने नहीं किया, आपने किस कमाल से रोका वायरस? सबसे बड़ा इन्होंने, और मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा ये रिकॉर्ड पे है, ये दोनों बैठे हुए हैं, क्या ये इन्होंने कहा था? ये है इनकी स्ट्रेटजी। अगर ये हुकूमत में होते तो पहले महीने में ही लाख केस हो जाते और अल्लाह माफी दे कितनी मौतें हो जानी थी, क्योंकि ये रिकॉर्ड पे है कि ये क्या करना चाहते थे। बच गया पाकिस्तान क्योंकि ये दोनों नहीं है, पहली बात तो ये। अता साहब ने कही, मुझे समझ नहीं आ रही जिन आदाद शुमार का आप क्रेडिट ले रही हैं वो इतने हौसला अफजा भी नहीं अंदली बात साहिबा। में ये किया, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि जी सारी फैमिलीज 30 साल हो गए, हमेशा कभी यहाँ इलाज नहीं कराती, बाहर इलाज कराती हैं। क्या वजह है कि इतनी खूबसूरत सेहत देने के बाद वो कहती है 22 करोड़ अवाम जिनके पैसों से हम बाहर इलाज कराएं और जिनके पैसों से उनके लिए हम ये हेल्थ सिस्टम छोड़ के जाएं। इसका तो जवाब नहीं दिया कि अगर इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम था तो भाई क्यों बाहर हर दफा जाते हो इलाज के लिए, सुप्रीम कोर्ट को कहते हो, पिटिशन देते हो। देखिए वेंटिलेटर्स की जितनी जरूरत पड़ती थी वो तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट थे। अब कोरोना वबा की वजह से एक इमरजेंसी पैदा हो गई है तो कमी यकीनी तौर पर हुई है। मरीजों की तादाद की आपने बात की, बिल्कुल आपने सही बात की है। ये जो मरीजों की तादाद है बिल्कुल इस पे एक्सट्रापोलेशन होती है और सारी दुनिया में डॉक्टर फौची जो थे जिन्होंने US के हैं उन्होंने एक्सट्रापोलेशन की थी और उन्होंने कहा था शुरू में कि जी कोई 20 मिलियन लोग शायद US में, अल्लाह माफी दे, इससे खत्म हो सकते हैं, बिकॉज वो एक्सट्रापोलेशन होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अल्लाह माफी दे, ये ऐसे हालात पाकिस्तान में फिलहाल अभी 3 महीने से हमने नहीं रखे और आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसे हालात नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद यही है कि ऐसे हालात ना हों, लेकिन देखते हैं कि हालात जाते किस तरफ। लेकिन जो ट्रेंड मैंने बताया है, अमेरिका में जितने नंबर ऑफ केसेस और जितनी नंबर ऑफ अमवात 1 लाख पे थी, आज पाकिस्तान के अंदर भी अमवात उतनी ही है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, हालात उम्मीद यही है कि हालात बेहतर की तरफ जाए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी जो मुतालबा, एक ताज़ा मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है कि मुराद अली शाह साहब को हटाया जाए, चूँकि उन्होंने 4 अरब की सब्सिडी दी। 3 अरब की सब्सिडी तो उस्मान बुज़दार साहब भी दे चुके हैं। क्या यह मुतालबा जायज़ है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। हुकूमत ने 29 अरब की शुगर के मामले पे इंडस्ट्री पे जो दी गई, इंडस्ट्री को सब्सिडी दी गई, ये मामला नैब को भेजने का फैसला किया है। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मुतालबा सामने आया, मुराद अली शाह को हटाए जाने का। मुराद सईद ने आज मुतालबा किया है। ये क्या मुतालबा है, ज़रा सुने जी।
सिंध के अंदर शुगर मिलों को सब्सिडी मिल रही है तकरीबन 4 अरब के करीब। तो मुराद अली शाह उस सब्सिडी की मंजूरी देते हैं क्योंकि उसने अपने आका को जरदारी के शुगर मिलों को सब्सिडी देनी थी और उसको खुश करना था। तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जब तक ये यहाँ पे बैठा हुआ है जरदारी की सहूलतकारी का ये काम करता रहेगा और सिंध के लोगों को ये लूटता रहेगा। अंदलीब अब्बास साहबा, ये 4 अरब की सब्सिडी अगर मुराद अली शाह ने दी है तो 3 अरब की उस्मान बुज़दार साहब ने भी दी है, फिर यही उन पे भी अप्लाई करेगा ये मुतालबा आपका? देखिए, ये जो शुगर रिपोर्ट है ना, ये रेवोल्यूशनरी है। ये आपको भी पता है, कोई रिपोर्ट कमीशन जब बनाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो दफन हो जाती है, ना वो पब्लिक होती ना उस पर एक्शन होता है। ये पहली रिपोर्ट है जिसमें पब्लिक हो चुकी है, इस पे एक्शन हो रहा है, और चाहे वो पीटीआई की पार्टी से बंदा है या वो किसी और पार्टी से या हमारा कोलिशन है। नाम ले लेते आज उस्मान बुज़दार साहब का, जरा बराबरी हो जाती। और इत्तेहादी है या नहीं है, या जिससे हमारी हुकूमत बढ़ेगी या कम होगी, ये एक रिपोर्ट और इस पे जो एक्शन हुआ है ये आपको दिखा देगा कि ना हमारी पार्टी में ना किसी और पार्टी में, ठीक है, जो बंदा किसी भी स्कैंडल में माफिया में इन्वॉल्व है अब से उसकी खैर नहीं है। शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब खान साहब के साथ बनीगाला में मुलाकात कर रहे थे। अब देखना यह है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या इस मामले पे भी सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये बात भी रिकॉर्ड पे है कि चीनी अभी तक सस्ती नहीं हुई, वो 85 से 90 रुपए पे ही फरोख्त हो रही है। चौधरी मंजूर साहब क्या कहेंगे? मुतालबा बड़ा सख्त है आज मुराद अली शाह को हटाए जाने का। अपनी बारी आई है तो अब ये फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, फलां महकमा काम करेगा, फलां महकमा। दूसरों को तो पहले गिरफ्तार करते थे, करें ना गिरफ्तार। और ये 2.4 अरब का नहीं है, 302 और खतरनाक फिगर है ये। 302.4 अरब का स्कैंडल है। 300 अरब रुपया लोगों की जेबों से गया है, बाकी जगह पे लोगों की जेबों पे डाका नहीं डाला गया था। अब अपनी बारी आई है तो कहते हैं कभी फोरेंसिक रिपोर्ट, कभी ये कभी वो। नहीं, इसके जिम्मेदार कौन है? वजीर आजम। वजीर तजारत कौन है? खुद इमरान खान। जो शुगर बोर्ड है उसका सरबराह कौन है? वजीर आजम, चूंकि वो मुशीर है वजीर आजम का। ये 3 हैसियतों में जिम्मेदार है। और फिर ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर और सारे, और इनको पकड़े ना जी, गिरफ्तार करें। आप होगी कार्रवाई बुज़दार साहब के खिलाफ? आपको लग रहा है कार्रवाई होगी बुज़दार साहब के खिलाफ? देखें अगर अपनी बारी आती है तो कुचोला मार दो, पिछा न टुर पवो, एमे नहीं होना। और अगर गिरफ्तारी की बात है, उसको कहते हैं हटाया जाए, तो पहले इनको घर से हटा लेना। चूंकि इमरान खान ने कहा था कि जब भी एहतसाब शुरू होगा, गवर्नमेंट से शुरू होगा, पहले वजीर आजम को हटाएं, असद उमर को हटाएं, रजाक दाऊद को गिरफ्तार करें, चीफ मिनिस्टर को हटाएं, तो हम मुराद अली शाह का इस्तीफा पेश कर देंगे, आपके प्रोग्राम में लाकर पेश कर देंगे। ये शुरू करें ना यहाँ से पहले। लेकिन ये तमाशा अब नहीं चलेगा, अपनी गिरफ्तारी चाहिए। अब अपनी गिरफ्तारी का टाइम आया तो पिछले भी साथ ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बेशक 1970 से शुरू करें, आप बेशक 1947 से शुरू करें, लेकिन पहले ये जिस तरह से हम पनामा पे कहते थे कि नहीं जितने भी केसेस हैं, लेकिन पहले पनामा के केस मियां नवाज शरीफ साहब का सुना जाएगा। इस तरह से पहले चीनी स्कैंडल में ये जाएंगे और उसके बाद बाकी जाएंगे जितने। वो तो अभी भी जेल पड़े हैं, जिनका ये बार बार जिक्र करें उमनी वाले, वो तो अभी जेलों में पड़े, उनकी मिलें बंद है, उनकी मिलों पे नैब बैठी हुई है, और ये उसका रोज आकर रोना रोते हैं। तो ये पहले अपनी बात करें, फिर किसी और की बात करें। अता तारड़ साहब, आपकी पार्टी भी बार बार जिक्र करती है प्राइम मिनिस्टर का और दीगर असद उमर साहब की बात करती है ज़्यादा। बुज़दार साहब तक एक्शन पहुंचेगा आपको लग रहा है? देखिए, पहले तो समर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रात के अंधेरे में वीवीआईपी लाउंज खोल के बाकायदा सिविल एविएशन अथॉरिटी के एहलकार, FIA के एहलकार तैनात करके एक चार्टर्ड और प्राइवेट जेट पे एक 100 अरब के डाका डालने वाले शख्स को लूट मार के जो बाहर भेजा गया है। अभी उन्होंने वजाहत दे दिया था तारड़ साहब, उन्होंने वजाहत दे दी है कि मैं इलाज करवाने आया हूँ। चले ये भी वक्त के साथ पता लग जाएगा कि वो पहले वापस आते हैं या मियां साहब पहले वापस आते हैं। बाकी लोग हमजा शहबाज शरीफ साहब की नौमौलूद, नहीं मेरी यार सुन लें, हमजा शहबाज शरीफ साहब की नौमौलूद बच्ची जिसका ओपन हार्ट सर्जरी थी, नाम ईसीएल में डाला गया, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने 20 दिन की इजाजत दी। मैं पूछना ये चाहता हूं कि इनको कौन सी इमरजेंसी थी?
हम छींक मारते हैं, हमारा नाम FIA जो है वो ECL में उन्होंने वजाहत की है कि वो इलाज के लिए गए बाहर। नहीं, एक दरखास्त देते 100 अरब का डाका। ये पहली हुकूमत है। लोग पता है क्या कह रहे हैं? हाँ। लोग कह रहे हैं खाते हैं मगर बताते तो हैं। ये खाता है तो बताता है खान। यानी आप इस बात पे प्राइड ले रहे हैं कि हमने ये रिपब्लिक किया 100 अरब के डाके को। जहांगीर खान तरीन भाग गया इस मुल्क से, वो फुटेज निकाली जाए। वो ये कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, वो ये कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा, वो ये कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा, मुझे ये बताएं वो ये कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा, मेरा साल में 2 चेकअप होते हैं, उस चेकअप का सिलसिले में आया उसको वायलेट करने पे DG FIA के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से पूछा जाना चाहिए कि इनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया था। ECL सिर्फ PMLN और पीपल्स पार्टी के लिए रह गई है। ये इंतहाई अफसोसनाक है जो इन्होंने किया है, इसकी मजम्मत करते हैं। सर मुझे तो अता तारड़ साहब मैं जो देख रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब अगर नवाज शरीफ साहब से पहले वापस आ जाते हैं मुल्क में, वो कह रहे हैं मैं वापस आऊंगा, तो ये तो बड़ी फिर PMLN के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी। समर साहब इसका तरीका एक सर आखिरी बात, सर अगर जा रहे थे स्टेटमेंट और वीडियो बयान जारी करके जाते, कौन को बता के जाते कि मैं इलाज के घर से जा रहा हूं, पहले कब बता के गया कोई? चोर डाकू के आप क्या कहेंगे चौधरी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? चौधरी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए ये ECL पे आसिफ जरदारी के खिलाफ अभी केस ना शुरू हो तो ECL पे, बिलावल भुट्टो को ECL पे, चीफ मिनिस्टर सिंध को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ECL पे, बाकी लोगों को फरियाल तालपुर से लेकर कौन नहीं है जो ECL पे नहीं है। और इनके लिए किसी के लिए है ECL? नहीं है। इनके लिए नैब है? नहीं है। इनके लिए गिरफ्तारी है? नहीं है। दवाइयों का स्कैंडल, 17 स्कैंडल KPK के दवाइयों के स्कैंडल से लेकर कितने स्कैंडल है, किसी एक में ना कोई ECL पे है, ना किसी के खिलाफ गिरफ्तारी है, ना कोई तमाशा। सर कुछ सुन रहे थे कोई डबल टार्जन बनने वाला है, कोई नैब वो भी वापस आ गए, कोई डबल टार्जन का सुन रहे थे बनने वाला है। देखे बजट के दौरान तो शायद मुश्किल बने, बजट के बाद शायद बन जाए। यही बनना है ना टार्जन अपोजिशन के लिए ही बनना है ना, बाकी किसके लिए बनना है? सही है, ठीक है। तो सर ये जो इस्तीफों की बात हो रही है, तो आप असद उमर साहब से इस्तीफा मांग रहे हैं, बाकी लोगों से फिर लेंगे मुराद अली शाह साहब से भी? मैं कहता हूं आपके प्रोग्राम में ला दूंगा, प्राइम मिनिस्टर से ले लें, जो वजीर जो जितने जिम्मेदार है CM सिंध से ला दें, इन सबसे ला दें, आपके प्रोग्राम में लाकर पेश कर। अंदलीब अब्बास साहब इस्तीफों का चैलेंज आ गया, वो कह रहे हैं हम ला के देंगे, आप भी फिर ला के देंगे इस्तीफे? एक्चुअली पता मैं इनकी बात समझती हूँ और मुझे इनसे हमदर्दी भी है, बिकॉज इंसान का जो अपना माजी होता है और जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग होती है आप उसी तरह सोचते हैं ना, और ये सही कह रहे हैं। नहीं आप जाती बात ना करें, मेरा माजी सबके सामने है, मेरा माजी मेरी गवाही है, सब सारी दुनिया को पता है। आप बाकी लोगों की माजी देखिए, मैं माजी करें, मेहरबानी करें। मैं आपकी बात कर रही, आपने सुनी भी नहीं बात। मैं तो अब जाती बात कर ही नहीं रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि जब भी किसी पे करप्शन का इल्जाम लगता है वो बाहर भाग जाते हैं, जद्दा चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, NRO करके आते हैं। तो चूंकि ये माजी में हिस्ट्री रही है, ये समझते हैं, बाकी बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं वो हिस्ट्री आपके दौर में रिपीट तो कहीं नहीं जाके हो जाती, या फिर आप ज़्यादा सख्त एहतसाब करते हैं और माजी में जो आप इल्ज़ाम लगाते रहे आप वो अमल नहीं दोहराते। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।